हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स की सीरीज चला रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स मैंने काफी प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चंस कराए हैं और मैक्सिमम टॉपिक्स की मैंने थ्योरीज भी बताई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूं फिजिक्स के, जिससे एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें 2019 के पेपर से 10 क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं जो वीडियोस बनाऊंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो आप तक पहुंच पाए। इसके लिए स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस भी इन वीडियो से सही हो जाते हैं तो आप काफी ज्यादा अपने इंडेक्स को बढ़ा पाएंगे। 10 टू 15 मार्क अगर आपका इंडेक्स बढ़ जाता है तो उससे स्टूडेंट्स आप बीएचयू एंट्रेंस में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बाउंड्री पे हैं तो अच्छे से आपको हॉस्टल मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो करा दूं, जो इजी क्वेश्चंस हों आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आउट ऑफ द माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव and ultraviolet wave, the minimum frequency is that of। तो स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव और अल्ट्रा वेव में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो हम जानते हैं कि GXPDIMR, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, हमारा वेवलेंथ बढ़ता है, क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी घटती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स की। तो स्टूडेंट्स, हमारा रेडियो वेव्स क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से आप ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखें, GXPDIMR तो स्टूडेंट्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और स्टूडेंट्स ये विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स और ये माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में हमारा वेवलेंथ बढ़ता है स्टूडेंट्स, और वेवलेंथ बढ़ता है तो स्टूडेंट्स एनर्जी घटती है और फ्रीक्वेंसी भी घटती है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपसे फर्दर अगर एनर्जी के टर्म में या वेवलेंथ के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वांट्स टू हिट अ टारगेट, ही शुड पॉइंट हिज राइफल। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति एक लक्ष्य भेदना चाहता है तो उसे बंदूक को दागना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए हमारा टारगेट है और हमें यहाँ से अगर हमें किसी राइफल से हमें गोली चलानी है तो आपको पता है कि हम इसे डायरेक्ट अगर ऐसे मारते हैं तो ये कुछ ना, ये पैराबोलिक पाथ होते हुए कुछ जाएगा और स्टूडेंट्स ग्रेविटी के कारण थोड़ा उसमें वो डाउन होगा, थोड़ा सा नीचे होगा स्टूडेंट्स, मास के कारण थोड़ी शिफ्टिंग आएगी, एग्जैक्ट वो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाके नहीं उसको हिट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें उस टारगेट को, अगर हमें इस टारगेट पे निशाना लगाना है तो हमें स्टूडेंट्स राइफल से, तो बंदूक को स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, तो हायर देन टारगेट। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, गोली को इस नियर अबाउट इसके चलाना चाहिए, थोड़ा ऊपर इसके, जिससे कि अगर ग्रेविटी के कारण थोड़ा उसमें डाउनफॉल आता है तो सीधे टारगेट पे जाके हिट कर सके। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लक्ष्य से ऊपर, हायर देन टारगेट। तो हमें लक्ष्य से ऊपर हमें बंदूक को दागना होगा, गोली को दागना होगा, जिससे कि वो टारगेट को हिट कर सके, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए थोड़ा उसे स्ट्रेट लाइन में ना जाकर थोड़ा सा डाउनफॉल होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें अपना टारगेट बनाना होगा, हमें निशाना थोड़ा ऊपर लगाना होगा स्टूडेंट्स, जिससे कि हम टारगेट को हिट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड नंबर इज। तो स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसमें देखते हैं रेनॉल्ड नंबर हमारा कितना होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो रेनॉल्ड नंबर है आरई, तो रेनॉल्ड नंबर आरई जो होता है स्टूडेंट्स, अगर वो 2000 से कम है या इक्वल है तो वहां तक स्टूडेंट्स हमारा जो वाटर का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स आरई ग्रेटर होता है 2000 से, वैसे ही हमारा स्टूडेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए 2000 के बिलो रहना चाहिए या 2000 तक रहना चाहिए।
क्योंकि हमारा 2000 अगर रहता है रेनॉल्ड नंबर तो उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी तक हमारा जो फ्लो है लिक्विड का वो स्ट्रीमलाइन बना रहता है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो टर्बुलेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा रेनॉल्ड नंबर स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए 2000 से बिलो होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा -1000, तो माइनस तो नहीं होता स्टूडेंट्स, रेनॉल्ड नंबर माइनस नहीं होता। तो स्टूडेंट बिटवीन 2000 टू 3000 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अबव 3 नहीं, ये भी नहीं होगा। बिलो 2000 हाँ, यस। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि टर्बुलेंट हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए, लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए हमारा रेनॉल्ड नंबर स्टूडेंट्स 2000 से नीचे होना चाहिए, बिलो 2000 होना चाहिए। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ ऑफ। तो स्टूडेंट्स मैक्सवेल इक्वेशन आप जानते हैं कि मैक्सवेल की इक्वेशन, जो 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों के लिए वैलिड थी। तो उनका कंबाइंड इफेक्ट्स जो कहलाता है स्टूडेंट्स वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 इक्वेशन मिला के हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम उसमें उस इक्वेशन से डेराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कौन करता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टूडेंट्स। तो डायनेमो स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एसी डायनेमो दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसी डायनेमो हो या डीसी डायनेमो हो, दोनों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एसी डायनेमो या प्रत्यावर्ती डायनेमो, जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकते हैं और वो एसी डायनेमो को भी समझते होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैग्नेटिक मटेरियल से है। द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स वो 0 होता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा। लेकिन स्टूडेंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट वो 0 होगा, वो 0 होगा। जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारा परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन स्टूडेंट जनरली जब तक हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स, तब तक जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एटॉमिक के केस में वो नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायरेक्ट स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होती है। तो इस बात का भी स्टूडेंट बहुत ध्यान रखें, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका वो नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखें। और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली वो 0 होता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म शोन फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सेंटर ओ है और यहाँ पे दो लूप हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो ये है। तो स्टूडेंट्स जो क्लॉकवाइज है करंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू दी पेपर होगी स्टूडेंट्स, और जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है स्टूडेंट्स उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउट ऑफ द पेपर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेमी सर्किल के लिए वो होती है μ0 मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइडेड बाई 4 रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आर रेडियस ऑफ सर्किल है, आई उस लूप में करंट है। तो स्टूडेंट्स तो V1 होगा जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है स्टूडेंट्स, इस करंट की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0 I डिवाइडेड बाई 4R1।
तो ये पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आउट ऑफ द पेपर है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है स्टूडेंट्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी स्टूडेंट्स, वो होगी μ0I डिवाइडेड बाई 4r2। स्टूडेंट्स ये क्लॉकवाइज है, तो स्टूडेंट्स ये इनटू द पेपर होगी, तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव होगी और ये इनटू द पेपर होगी। तो स्टूडेंट जो सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम दोनों का सम होगी वेक्टर सम। तो आप देख सकते हैं B इक्वल टू B1 प्लस B2। तो स्टूडेंट्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जिसका मैग्नीट्यूड हायर होगा उसमें से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो नेट डायरेक्शन आएगा उसको हम देख सकते हैं। तो B इक्वल टू आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4। स्टूडेंट्स 1/r1 यहाँ पे जो हायर होगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेपर होगी स्टूडेंट्स और पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेपर होगी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4, तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है हमारा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है कोई, और स्टूडेंट्स ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, और P और T के बीच जो रिलेशन है वो है P प्रोपोर्शनल टू T⁴n। तो n की वैल्यू पूछी हुई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस Pb पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, और Pb इक्वल टू RT होती है गैस, आइडियल गैस के लिए हम जानते ही हैं। तो यहाँ से B इक्वल टू RT बाई P हो जाएगा, क्योंकि हमें P और T में रिलेशन निकालना है। तो हम B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स P पे 1 माइनस गामा, T पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो होती है P और T में होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो स्टूडेंट अब हमें पता है कि गामा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट कर लें तो 1 + 2/f होता है। तो 1 + 2 और डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 5 होती है, तो हो जाएगा 7/5। और यहाँ पे स्टूडेंट्स तो ये P प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आप देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा की। तो स्टूडेंट्स गामा की वैल्यू आ गई 7/5, तो यहाँ 7/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 7/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस 7/5 और यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 2/5। तो आप देख सकते हैं माइनस 7/5 मल्टीप्लाई बाई 5/-2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा जो वैल्यू आया वो 7/2 आया स्टूडेंट्स, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T है, तो यहाँ से देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T पे माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो स्टूडेंट और गामा की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली डायटोमिक के लिए 1 + 2/f, या जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो 5 है। तो 1 + 2/5 तो 7/5, तो माइनस 7/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/5, तो माइनस 1/5 माइनस 2/5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप जान रहे हैं, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टूडेंट्स हमने रेडिएशन में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ब्लैक बॉडी है या कोई भी बॉडी है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, उसी के हिसाब से हम उसको विजुअलाइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट किसी चीज पे अगर हम फोटोन पड़ता है, जैसे हम लाइट डालते हैं, तो हमें चीजें विजुअल होती हैं, क्योंकि वो फोटोन को रिफ्लेक्ट करती हैं। किसी भी चीज की विजिबिलिटी के लिए फोटोन इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स उसके लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मास का कोई मतलब नहीं है, साइज का कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर का। तो कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टूडेंट्स जो कलर है स्टार का वो इसके टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो कुछ स्टूडेंट्स आपको पता है कि कलर का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ है, आप समझ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। इसे बहुत डिटेल में अभी बताने का टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं फास्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन कभी स्टूडेंट्स मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई y = 4 sin 20πt + π/4 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है y = तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y = 4 sin 20πt + π/4।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 4 है, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 20 पाई। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम निकाल लें 2 पाई एफ इक्वल टू 20 पाई, तो उसमें एफ जो आएगा वो आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 10 हर्ट्ज ये सही है, यहाँ पे रॉन्ग पूछा हुआ है तो सही है। एम्पलीट्यूड जो है वो दिया और 2 यूनिट्स, तो ये तो रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट है, तो रॉन्ग ये हो जाएगा यहाँ पे। बट इसको भी देख लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो टी इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट्स देखेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा 4 साइन, और ये टी 0 हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई रूट, तो स्टूडेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो स्टूडेंट्स ये भी ऑप्शन सही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप तो आपको पता है कि साइन और कोसाइन जो फंक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स ये भी सही है क्योंकि ये फंक्शन साइन है, तो ये एसएचएम को डिनोट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है। और स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, फॉर्मूले को रिवाइज करिए, उसे बहुत ही मेमोराइज करिए। और स्टूडेंट्स फिजिक्स से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। ऑप्शन से भी उसको करने की कोशिश करें, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके उसे करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आप फास्टली अपने फॉर्मूले को रिवाइज करें। मैं स्टूडेंट्स कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स और फॉर्मूले रिवाइज करवा पाऊँ लास्ट मोमेंट में, लेकिन लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट्स मैं उस तरीके से ये चीजें रिवाइज कराऊंगा जिससे कि आप कोई न्यू चीजें ना हो, उसमें आपको फॉर्मूले ही बताऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप उसे मेमोराइज कर सकें। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि स्टूडेंट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं स्टूडेंट्स जैसे भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले का वीडियो बनाऊंगा वो आपको तुरंत ही मिल पाए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत ही पास है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए।